हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रिंस सर और सभी का स्वागत करता हूं अपने ब्यूटीफुल सा चैनल बूम बूम फिजिक्स पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बढ़िया है, दशहरा बीत चुका है, बहुत बढ़िया से पूरी पू बजाते हुए आप लोग घर गए दशहरा मेला घूमकर। तो आज वापस दशहरा के बाद ये मैं पहला वीडियो डालने जा रहा हूं। आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं सर। आज के वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन करने वाले हैं, वो भी इंग्लिश मीडियम का, है ना दोस्त। तो आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या जो प्रीवियस अभी पिछले हफ्तों में जो इंग्लिश मीडियम के बच्चों ने टेस्ट दे रखा है उन, या टेलीग्राम पे मैंने वो क्वेश्चन भेज भी रखा है, उन क्वेश्चन का डिस्कशन। और सबसे महत्वपूर्ण, ये जो आज का डिस्कशन है ये क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। तो क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन है, एक तरह से आप ये बोल सकते हैं। तो आइए बढ़िया से प्रेम पूर्वक स्टार्ट करते हैं। कॉपी और कलम तैयार रखें और नोट्स बनाना शुरू करें। चलिए दोस्त, तो हमारा आज का क्वेश्चन है जो पहला नंबर, वो ये देखिए, Which of the following is correct for a charge on an electron? ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा सवाल सर, Which of the following is correct for charge on an electron? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, वो भी निगेटिव में दोस्त, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। और अगर यही प्रोटॉन की बात होता तो प्रोटॉन पे चार्ज प्लस 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। हालांकि इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर दोनों पर आवेश जो होते हैं बराबर होते हैं, है ना। बस अंतर इतना होता है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश और प्रोटॉन पर धनावेश, पॉजिटिव चार्ज। इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। तो कौन सा आंसर सर। इलेक्ट्रॉन पे पूछ रहा है, कहीं नेगेटिव लगाया नहीं है। मेरे भाई ऐसा कंफ्यूजन आपको देगा, लेकिन आप याद रखिएगा मैग्नीट्यूड आपसे दे रहा है, यहां रखा है। तो आप इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे भी, तो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो यही आने वाला है तुम्हारा, समझे भैया। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। सो आपका आंसर नंबर कितना हो गया, डी। आसान था, बेहद आसान। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को दिखाते से पढ़ा रखा मैंने, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को लेके जाके रखते हो, यूनिट टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसी फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं हम लोग। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज। तो सर फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और चार्ज का यूनिट है कूलम। सो ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। सो ऑप्शन नंबर कौन सा, कौन सा, कौन सा, ए ना ना ना, कौन सा, बी। ठीक है, ई सर लॉलीपॉप था, लॉलीपॉप था, लॉलीपॉप था। अरे लॉलीपॉप तो क्वेश्चन नंबर 3 में आओ, बड़ा आसान सा है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी के बारे में बात कर रहा है। डू यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? What is electric potential? Electric potential is required work done to bring any test charge from infinite to electric field. पढ़ा है? पढ़ा है। ओके सर। तो V इज इक्वल टू क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस R फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज। एक चार्ज यहां पर Q है और यहां से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट ले लो। एक चार्ज Q है, यहां से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, और यहां पर अगर आपको पोटेंशियल निकालना है एक टेस्ट चार्ज के कारण से, एक चार्ज के कारण से, तो आपका फॉर्मूला हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। और इसी Q बाई R स्क्वायर अगर कर दोगे तो यहां पर E हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हो जाएगा। लेकिन यहां पर आपको क्या करना है, Q अपॉन R। सो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R, और ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए। देखो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू, क्या बोलते हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है सर। पोटेंशियल ग्रेडियंट याद आएगा आपको, ये वाला चीज याद आ रही है। बड़ा गंदा गाते हैं सर, कोई बात नहीं, सुन लो। E बराबर कितना होता है, -dV/dx। और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रिलेशन है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, तो वो है E इक्वल टू -dV/dx। और बहुत न्यूमेरिकल हम लोग क्लास में किए हुए हैं और आगे भी अभी करेंगे भी। तो हमारा ऑप्शन नंबर देख के सेलेक्ट कर लो कौन सा है, A B C D B B B B, याद रखिएगा।
ये वाला चीज नहीं, क्या होना चाहिए, dv बाई डी एक्स, वो भी निगेटिव के साथ। तो दोस्त आइए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्या कहता 5 हो, 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू। अभी देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने बोला ये कोई एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज का क्या है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज का रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमने क्या किया, यहां पे कोई टेस्ट चार्ज ले लिया और अब इनफाइनाइट पे, इस फील्ड के बाहर कोई भी पॉइंट ले लो ना तो ये इनफाइनाइट होता है, क्योंकि इस फील्ड के बाहर इस चार्ज का कोई भी काम ये नहीं कर पाएगा, किसी तरह का अफेक्ट नहीं लगा पाएगा। तो क्या होगा, इस फील्ड के बाहर का हर एक पॉइंट इनफाइनाइट है, मैंने लिया एक चार्ज इनफाइनाइट पे। अब इसको यहां तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब ये 1 कूलम्ब हो, यूनिट चार्ज हो। तो देखो ना, Q0 चार्ज ले आने में वर्क डन आपने किया W, तो यूनिट लाने में कितना काम करना पड़ेगा, W बाई Q0, और इसी को तो आप बोलते हो V। तो भैया V बराबर होता है W बाई Q। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा, ये है ए नंबर, W बाई Q। ठीक है भैया, ठीक। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सवाल बहुत आसान है सर, अरे सवाल आसान ही होते हैं, सवाल आसान ही होते हैं, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेज हो, एक है 10 माइक्रोकूलम, एक है -10 माइक्रोकूलम। अरे भाई डाइपोल जैसा सिचुएशन आ रहा है, 2 गो चार्ज जब इक्वल मैग्नीट्यूड के हो, अपोजिट नेचर के हो, और वो कुछ दूरी पर रख दिए जाएं, तो हमारा जो सिस्टम क्रिएट होता है, जो हमारा सिस्टम बनता है, उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। खैर वहां से उसका मतलब नहीं है, यहां पे आते हैं। कह रहा है कि यहां पर एगो चार्ज रख दिया हम लोगों ने, Q बराबर +10 माइक्रोकूलम, और 10 माइक्रोकूलम का होता है 10 गुना 10 के पावर -6 कूलम। बोलो हाँ या ना, माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6। ठीक है, एक यहाँ पे रखा, एक यहाँ पे रखा, और एक यहाँ पे रखा है, एक यहाँ पे रखा है, ये भी रखा है वहीं सेम अमाउंट का रखा है, कितना माइनस में लेकिन रखा है, 10 गुना 10 के पावर -6 कूलम। ठीक है सर, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। अरे भाई नहीं दिया है, लेकिन याद रखिएगा 40 सेंटीमीटर यहाँ पे होगा, क्या होगा, 40 सेंटीमीटर। और मैं आपको बता दूं कि ये आज जो आप लोगों का सेंटअप टेस्ट हुआ है, उस सेंटअप टेस्ट का ये क्वेश्चन है, ये सेंटअप टेस्ट का क्वेश्चन है। ये मैंने भले ही आपको पहले दे रखा है, लेकिन ये आज के सेंटअप टेस्ट में ये पूछा हुआ सवाल है ना, आप लोगों ने किया भी होगा, आप लोगों ने देखा होगा, ये हुर्रे क्या होगा सर। तो 40 सेंटीमीटर रखा है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 40 सेंटीमीटर। भाई कोई भी सवाल करना हो, कहीं से भी सवाल करना, तुमको तुम्हारा प्राइमरी काम क्या होना चाहिए, क्या क्या दिया है वो नोट करना। तो पहले चार्ज दे दिया Q1, दूसरा चार्ज दे दिया Q2, और दोनों को कितना दूरी पर रखा वो दे दिया डिस्टेंस। तो दोनों का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर में है। याद रखो मीटर में होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो भी डाटा होना चाहिए हम प्रयास यही करेंगे कि उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लें। तो 40 सेंटीमीटर को अगर मैं बोलूं तो 40 बाई 100, तो 4 गुना 10 के पावर -1 मीटर, 4 गुना 10 के पावर -1 मीटर। तो देखो दोस्त, आइए यहां पे एक काम करते हैं, अब थोड़ा निकाल लेते हैं। क्या निकालना था, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। सब लोगों ने पढ़ा है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला का हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू Q1 के जगह पे 10 गुना 10 के पावर -6। अगर आप कहें मेरे दोस्त 10 यहाँ 1 है तो -6 जोड़ेंगे तो 10 के पावर -5। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर अगर 10 के पावर -5 लिख दूं तो कोई आपत्ति नहीं सर। Q2 के जगह पे, तो Q2 के जगह पे भी सेम कर दो सर, 10 के पावर -5 ही रख दो सर। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं सर। ओके, डिवाइडेड अपॉन 4, और 4 के बाद गुना 10 के पावर -1। मेरे प्यारे दोस्त यहां पे देखो 9/4 गुना 10 के पावर 9, और ये 10 के पावर -1 जब ऊपर चला जाएगा तो 10 के पावर +1 हो जाएगा 10 के पावर 10 गुना 10 के पावर -5, और -5 मिलकर हो गया -10। मेरे दोस्त 10 के पावर 10 और 10 के पावर -10 हो गए खत्म, हमारे पास बचे केवल 9/4। और 9/4 को जब आप करोगे ना तो 2.25 जूल, चूंकि ये एनर्जी है, और एनर्जी को आप मेजर करते हो किसमें, जूल में। ऑप्शन देख लो, हमारा ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान था सर, हम लोगों से नहीं बना, अरे बना ही होगा, बहुत आसान है। नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो, जिनसे नहीं हुआ कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल। हो, इक्वेटोरियल पोजीशन में पूछ दिया सर, ओहो नहीं आता सर। बहुत आसान है, मजा ले रहे। इक्वेटोरियल पोजीशन, ये डाइपोल है। इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब यहाँ पे, ये देखो, अगर इसके कारण यहाँ पोटेंशियल निकालोगे
तो या इसके कारण यहां निकालोगे तो ये भी प्लस आ जाएगा और ये भी माइनस आएगा। मेरे प्यारे भाई, यहां का डिस्टेंस और यहां का डिस्टेंस मुझे लगता है ये एक्स मान लो, ये x मान लो, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा, क्योंकि ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये बराबर, तो ये बराबर और ये बराबर, चार्ज बराबर है ही, डिस्टेंस भी बराबर हो गया तो पोटेंशियल भी बराबर हो जाएगा। और जब पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो नेट पोटेंशियल जोड़ते हैं, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों बराबर, तो जोड़ने पे क्या आएगा, जैसे एक को आ गया 2, एक को आ गया -2, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों को जोड़ो तो आ जाएगा 0। इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है इक्वेटोरियल पोजीशन में किसी भी डाइपोल के कारण 0 होता है। और ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा, कॉपी देखोगे तो याद आ जाएगा तुमको, है ना। यस सर, कॉपी देखे हैं तभी याद आ गया, मजा आ गया सर। क्वेश्चन नंबर अगला, खूबसूरत हो the electric potential due to a small electric dipole at a large distance r from the center of dipole is proportional to तिनताना ये धुन तो बजाना। ई का देखो, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का दिखा देते हैं फिर दोनों दिखाएंगे। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं P cos थीटा बाई, सॉरी यहाँ पर ई भी का है, किसका है भैया, किसका भैया, किसका भैया, ये भी का है, और यहाँ पर हम ऐसे r स्क्वायर कर देते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या हो गया फॉर्मूला, किसके कारण, डाइपोल के कारण। कब, एंगल आप अपने से रख लो, अगर एक्सियल में है तो 0 रख लो, इक्वेटोरियल में है 90 रख लो, 30 पे है 30 रख लो, 60 पे है 60 रख लो। लेकिन हमको कह रहा है ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी में और ये डिस्टेंस r में रिलेशन चाहिए, तो ये भी ले लो और यहां पर देखो आपको ऐसे लगेगा जैसे ये वाला कंडीशन है, भी व्युत इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के। इस वर्ष यहां कहां है, कहां है, कहां है, कहां है, ये वाला है सर। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ओके, ये तो किया हुआ है, ये तो किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, ओहो, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स क्या है, ये फ्लक्स होता है सर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड एरिया, और फॉर्मूला होता है phi बराबर E डॉट S। अच्छा ऐसा है, ओके। तो यहां पे अगर हम करें ऐसा यूनिट इसका निकाले तो इसका न्यूटन पर कूलम्ब और इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। घंटा ले लो, ऑप्शन देख लो, कोई नहीं है क्या, कोई नहीं सर, तब कैसे होगा। अरे याद करो वह दिन जब मैंने तुमको अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया था कि E बराबर dV बाई dx भी होता है भैया, और E बराबर जब dV बाई dx होता है तो dV मतलब पोटेंशियल, और इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट और इसका हो जाएगा मीटर, मतलब कि E का एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। तो आओ ना वोल्ट पर मीटर। सर ये तो एरिया है, तो एरिया का मीटर स्क्वायर, छुपुक छुपुक, तो देखो ना आ गया सर वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। और ऑप्शन नंबर सी, ऐसे काम करना होता है। मजा आ गया सर, एकदम से आ गया मजा, ठीक है, लेते रहो मजा, आ जाओ आगे बढ़ो। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो हमारा क्या है सवाल, इफ प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड एनी स्फेरिकल सरफेस, ये ले लो, और इसके अंदर हमने क्या रख दिया, प्लस क्यू चार्ज, देन टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द होल सरफेस विल बी, यहां से आपको फ्लक्स बताना है। मां कसम बताओ, गॉस थ्योरम तुमने पढ़ा है, और गॉस थ्योरम जब आपने पढ़ा होगा तो गॉस थ्योरम में बोला गया है कि गॉस थ्योरम तभी लगेगा जब कोई चार्ज किसी एरिया के भीतर बंद हो, और जब कोई चार्ज किसी एरिया के भीतर बंद होता है तो उससे टोटल जो फ्लक्स होता है उस बंद चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। तो फ्लक्स जो होगा बंद चार्ज का, मतलब यहां पर जो इनक्लोज चार्ज है उसका 1/ε0 होगा, इनक्लोज चार्ज क्यू हो गया, और इसका 1/ε0 टाइम्स, इसका मतलब कि यहां पे जो फ्लक्स होगा q/ε0, कौन सा है, बी, ठीक है सर। अगला question number 11, and the question number 11 is the electric field at a point near an infinite sit, ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में मैंने आपको बता रखा है कि कहीं भी यहां से r डिस्टेंस पर कहीं भी ले लो, तुम्हारा E का वैल्यू जो आएगा वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन आएगा। प्रूफ किया है, हाँ प्रूफ किया आपका, ये ध्यान दीजिए। कंडक्टर के कारण, यही अगर इंसुलेटर बोलता तो इंसुलेटर के कारण से आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन हो जाता, यही अगर इंसुलेटर बोलता तो इसके कारण से कितना हो जाता, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन हो जाता, ठीक है। तो ये किसके लिए,
ये इंसुलेटर के लिए, याद रखिएगा, और ये किसके लिए, कंडक्टर के लिए। ये बांस का कंडक्टर बिल्कुल नहीं है, ये है मेटल, है ना। चलो ठीक है। हो, ये तो जाना पहचाना क्वेश्चन लग रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल गया है, हम लोगों ने इसको बना रखा है। आइए एक बार और बना लेते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है ओवर द सरफेस ऑफ ए स्फीयर इफ इट इज चार्ज विथ, मतलब भैया जी चार्ज दे रखा है 10 माइक्रोकूलम। और देखो अब वो भी क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस ऑफ ए स्फीयर इफ इट इज चार्ज विथ 10 माइक्रोकूलम। तो आप क्या कर सकते हो, गॉस थ्योरम लगा लोगे। जब गॉस थ्योरम लगाओगे ना मेरे भाई, तो गॉस थ्योरम जब लगाओगे फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट से, तो ये वाला आंसर इसमें से कोई तुमको नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि यहाँ पर 90% लोग फंसते हैं, 90% बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं कि सही लगा रहा है फिर भी आंसर क्यों नहीं आ रहा है ना। अब बताते क्यों नहीं आ रहा। पहले एक काम करते हैं, पहले तुम ये बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 गुना 10 के पावर 9। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ से 1/एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ले लेते हैं। 1/एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस 4 पाई को उठा के 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 36 पाई और गुना 10 के पावर 9 आ गया ना। ये हो गया 1/एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। अब आप एक बात बताओ, अब फाई जो लगाओगे, फाई बराबर क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं होता है, गॉस थ्योरम यही ना है। हाँ सर, तो अब देखो क्यू के जगह पे कितना ले लोगे तुम, कितना लिया है चार्ज, ये 10 माइक्रोकूलम, तो 10 माइक्रोकूलम को ले लो, 10 गुना 10 के पावर -6, माइक्रो के जगह पे -6 गुना 1/एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ये देखो 36 पाई गुना 10 के पावर 9, 36 पाई गुना 10 के पावर 9। देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे अब देखो 36 पाई का 36 पाई गुना 10 के पावर 9 है, एक 10 में से 6 घटा दो तो 4, तो देखो यहां से आ गया तुम्हारा 36 पाई गुना 10 के पावर 4, 36 पाई गुना 10 के पावर 4, और यहां से आपका ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा दोस्त, ए आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना था इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन थोड़ा क्या करता है ना, देखो आप जो बना रहे हो ना वो भी आंसर गलत नहीं है, जब आप इसको भी सॉल्व करोगे ना तो उतना ही आने वाला जितना आपको इस वाले फॉर्मेट पे आया है। आपने क्यू का वैल्यू रख दिया 10 के पावर -5 क्योंकि 10 गुना 10 के पावर -6 है, और आप साइलन नोट का वैल्यू आप रखते हैं ये वाला 10 के पावर -12, तो चूंकि ये जो भी सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारा उतना ही एग्जैक्ट वैल्यू आने वाला है जो यहाँ पे आने वाला है। लेकिन चूंकि ऑप्शन में यहाँ पे गड़बड़ी है, ऑप्शन कुछ अलग टाइप का दिया हुआ है, तो हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा थोड़ा अलग टाइप के, आपको दिमाग में लगाना पड़ेगा कि ऐसे तो पाई आएगा नहीं, इसमें तो पाई ऑप्शन में दिया हुआ है, अगर हम ऐसे करते हैं तो यहाँ तो पाई हमको मिलने वाला नहीं है। पाई कैसे मिलेगा, पाई एप्सिलॉन नोट के साथ पाई घुसाओ कहीं से, तो यही हमारे पास एक रास्ता बचा हुआ है ना, तो वही रास्ता मैंने लिया और यहाँ से आपका आंसर आ गया, तो आंसर नंबर ए। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन भी आपका जो है ना ये मतलब आसान वाला ही है, मजा आएगा। लेकिन देखिए ये क्या है ना, फिगर आप देख रहे हैं, इन द फिगर नेट फोर्स ऑन द क्यू, क्यू 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 कौन सा, ये देखो रेड कलर से ये मैंने ये मेंशन किया हुआ है, तो इसी क्यू पर नेट चार्ज आपका 0 आ रहा है। तो नेट चार्ज जब 0 आ रहा है तो कह रहा है कि ये क्यू और इस क्यू का रेशियो क्या होगा, है ना। आइए बड़ा आसान सा सवाल, इसका भी मजेदार आएगा, देखते हैं। नेट फोर्स 0, तो अगर ये छोटा वाला क्यू इस पे फोर्स लगाएगा तो किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, है ना। तो कितना लगाएगा, क्यू क्यू बाई आर, एफ ले लेते हैं, ये और क्यू कितना लगाएगा, हमको लगता है ये इधर लगाएगा, ये भी कितना लगाएगा, एफ लगाएगा। क्यों एफ बोला मैंने, दोनों बराबर लगाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों ही क्यू, ये भी क्यू, ये भी क्यू, ये भी क्यू, दोनों बराबर, डिस्टेंस दोनों का सेम है। हालांकि ये फिगर थोड़ा सा अलग बन गया है, ये आपका फिगर जो है मतलब स्क्वायर टाइप नहीं बना है, लेकिन हमारा रेक्टेंगल टाइप बना है। ये ध्यान दीजिएगा, रेक्टेंगल तो है ही, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पर ये स्क्वायर है, लेकिन फोटो देखने से ये स्क्वायर नहीं लग रहा, तो फोटो आप दिमाग में मत रखोगे भी, ये कंसेप्ट सीखोगे कि यहाँ पर सबका साइड जो है इक्वल है। तो देखो भैया यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसके और इसके बीच में फोर्स लगा इधर, इसके और इसके बीच में फोर्स लगा इधर, बोथ फोर्सेस आर इक्वल, बोथ फोर्सेस आर इक्वल, बट ये भी फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स जो लगाएगा भैया वो इधर लगाएगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ये फोर्स जो लगाएगा वो किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, और इस फोर्स जो होगा एफ के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चार्ज अलग अलग है, क्यू और क्यू नहीं है, यहाँ पे बड़ा वाला क्यू है, और बड़ा वाला क्यू के साथ और देख मेरे भाई क्या होगा, यहाँ पे कहानी ऐसी है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हो, यहाँ डिस्टेंस भी आर और आर, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा r√2, आर और आर से ये वाला डिस्टेंस निकाल लो, पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा आपका 2। तो देखो ना यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, एक तो आप गया इसका फोर्स एफ डैश मान लेते हैं, और इन दोनों का रिजल्टेंट भी इधर ही जाएगा, इन दोनों का एफ और एफ का रिजल्टेंट भी इधर भी जाएगा, 90 डिग्री पे है तो इसका भी हो जाएगा f√2। तो अब एफ डैश एक लगा
और एक F√2 लगा और इन दोनों को हमने जोड़ा तो आ गया 0, क्योंकि नेट फोर्स क्या आ रहा है 0। देखो इस पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, ये और ये फोर्स को मिलाकर हमने F√2 बना लिया, और एक तीसरा फोर्स इधर लगा F डैश, मैंने दोनों को जोड़ा और 0 के बराबर कर लिया। F डैश जरा पता करते हैं, F डैश कितना होगा, F डैश ये वाला 1/4 पाई, अच्छा 1/4 पाई को हम एक काम करते हैं, K ले लेते हैं, K Q1 के जगह पे Q, Q2 के जगह पे Q, अब बाई R स्क्वायर के जगह पे R स्क्वायर और ये √2 का स्क्वायर तो 2R स्क्वायर, प्लस F के जगह पे ले लेते हैं K Q बाई R का स्क्वायर, और ये दोनों मिलके क्या हो गए 0 हो गया। चलो दोस्त K Q स्क्वायर बाई 2R स्क्वायर, एक काम और कर लो, यहाँ पे तो F का वैल्यू हो गया √2 का √2 यहाँ पे दे दो, उसके बाद 0 प्लस K Q प्लस क्या देना है, इसको उधर भेजो, निगेटिव में चला जाएगा, K Q बाई R स्क्वायर इंटू √2। कुछ कटने वाली चीजें दिखेंगी आपको यहाँ, क्या क्या कट रहा है तो देखो, सिंपल सा फंडा है यहाँ पे। क्या क्या कटेगा सर, एक तो एक Q से एक Q कटेगा, कट गया सर, K से K कटेगा, कट गया सर, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया सर। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बड़ा Q बाई छोटा Q, तो बड़ा Q को यहीं रहने देते हैं और छोटा Q को इधर से पकड़ के लाते हैं, यहाँ पे बटा में Q हो जाएगा। यहाँ √2 ऑलरेडी है और यहाँ पर 2 को उधर और भेज दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2√2 निगेटिव छोड़ रहे हैं सर, कोई बात नहीं, निगेटिव ले लो, लेकिन यहाँ पर Q बाई Q का रेशियो क्या आ गया -2√2, मैग्नीट्यूड 2√2, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2√2। क्लियर, नोट कर लो पॉज करके। अच्छा सवाल था, बहुत बार पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन बैंक का सवाल है और बहुत बार पूछा हुआ है ना। चलो पॉज हो गया, ओके। तो दोस्त अगला क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है व्हेन अ बॉडी इज चार्ज्ड, जब हम किसी बॉडी को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, तो क्या होता है, इसके मास क्या होगा। सिंपल सा है, अगर आप बॉडी को चार्ज करते हैं, और चार्ज कैसे होता है, कोई बॉडी होने का मेन फंडा क्या है, इलेक्ट्रॉन का निकलना या इलेक्ट्रॉन का आकर मिलना। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन अगर इधर से निकल गया तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन अपना मास रख के जाएगा, नहीं मास अपने साथ लेके जाएगा, तो मास अपने साथ लेके जाएगा तो मास डिक्रीज कर जाएगा। अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रही है तो उसका मास डिक्रीज कर जाएगा। वहीं पे उल्टा, ये इलेक्ट्रॉन कहीं तो जाके मिलेगा, और इलेक्ट्रॉन जाके कहीं जब मिलेगा आकर मिल जाएगा, तो जिस घर में जाएगा अपना मास लेके जाएगा ना, अपना मास लेके जाएगा, नेगेटिव चार्ज बना देगा और इसको क्या कर देगा, ज्यादा आपका मतलब इंक्रीज करा देगा मास को, है ना। तो यहाँ पे दोनों चीजें हो गई, यदि पॉजिटिवली चार्ज करते हो तो मास डिक्रीज करेगा, नेगेटिवली चार्ज करते हो मास इंक्रीज करेगा। यहां पे बोल रहा है व्हेन अ बॉडी इज चार्ज मास विल बी व्हाट, इंक्रीज, क्लियर नहीं है कौन सा चार्ज कर रहे हैं, डिक्रीज, क्लियर नहीं है कौन सा चार्ज कर रहे हैं, रिमेन सेम, ये भी नहीं बोल सकते, चार्ज हो रहा है तो सेम तो रहने की मतलब प्रयास ही नहीं करना, ये तो संभव नहीं है, ये दोनों संभव भी है, में इंक्रीज और डिक्रीज, ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है ना। चलिए तो ये वाला हो गया आपका। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अभी जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं वो देखिए, ये द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, बहुत सिंपल सा, ये तो बताने लायक भी नहीं है, आप लोगों के जुबान पे होगा, टाउ बराबर P क्रॉस E, और आप इसको अगर आगे बढ़ाओगे तो P sin थीटा, समझ रहे बात को। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर चला गया लेकिन ऑप्शन आपका यही है। चलिए दोस्त नोट कर लेते हैं और बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये भी थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप सवाल है, देखते हैं। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ये मूवमेंट नहीं है, ये मूवमेंट है ना, ये क्या है, मूवमेंट, मूवमेंट नहीं होता है, मूवमेंट होता है। ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड ऑफ टू अपोजिट, देखो ये दोनों इलेक्ट्रिक डाइपोल आ गया ना, तो दोनों चार्ज सेम होंगे, बस उनका नेचर उल्टा होगा, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। एक चार्ज नोट कर लो, चार्ज हमको मिल गया कितना, 3.2 10⁻⁻19 कूलम, ये कूलम है नॉट कूलम मीटर, है ना, ये कूलम है, चार्ज है ना तो कूलम में ही देना पड़ेगा आपको। तो देखिए यहाँ पे नहीं, क्या बोल रहा है भैया, यहाँ पे बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दे रखा है, P दे रखा है, देख लो यहाँ पे 3.2, एक सेकेंड फिर से पढ़िए जरा इसको। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड ऑफ टू अपोजिट चार्ज हैविंग मैग्नीट्यूड, ये मीटर नहीं होगा, कंफ्यूजन क्रिएट कर दे रहा है ये, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया हुआ, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, तो यहां पर आपका चार्ज दे रखा है 3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम, और उन दोनों को कुछ दूरी पे रखा गया होगा, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ इतना, तो ये हमारा हो गया दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, है ना, इफेक्टिव लेंथ, और 12 को कितना दिया हुआ, 2.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब क्या करेंगे, कह रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए P बराबर Q इंटू 12 फॉर्मूला है हमारे पास सर, मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे भी आसान कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होता सर, इससे आसान, बहुत आसान है, -10 करो तो
करो, 24 दूनी 48 की 8 हाथ में लगल 4, 24 3 72, 72 4 76, यहाँ पे देख लो, और 1 1 2 गुना 10 के पावर -29, कौन सा होगा 7.68 इंटू 10 की पावर -29, 7.68, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, थोड़ा सा का अंतर है इसमें, ना कि ये मार देना 86 देखना 86 है, वहां 68 है ना, और कुलम्ब मीटर, कुलम्ब चार्ज के कारण से, कुलम्ब चार्ज के कारण से, और ये मीटर इसके कारण से, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो होता है कुलम्ब मीटर होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट कुलम्ब मीटर होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का नहीं, जैसे यहाँ पे फॉल्ट हुआ है टाइपिंग, तो आपका कुलम्ब होता है चार्ज का, और कुलम्ब मीटर होता है किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। तो आइए दोस्त अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा अगला है, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। जैसे यहाँ पे चार्ज कंडक्टर है, हमने चार्ज कर लिया, हमने इसको चार्ज कर लिया, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण से निकलेगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलती है, ऐसे निकलती है, ऐसे निकलती है, ऐसे निकलेगी, तो सरफेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर निकलेगी, सीधी सी बात है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर चार्ज कंडक्टर है और उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। अब देखो, जीरो नहीं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एकदम सही। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नेक्स्ट में है हमारा 18 में, वो क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन नॉट, और फ्री स्पेस है तो नोट लगाना पड़ेगा। परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस 8.854 गुना 10 के पावर -12, देख लो इसमें, और कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका होता है यूनिट, है ना। अच्छा सर, तो ये क्या, यहाँ पे तो यूनिट ऐसा नहीं, ये देखो ये भी होता है, आप लोग कैपेसिटेंस का कैपेसिटी पढ़े होंगे, है ना, ये होता है। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, CD/A, C होता है फैराड, इसका होता है मीटर, और ये का मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर खत्म, और यहां से मालूम चला कि एप्सिलॉन नॉट का एक और यूनिट होता है कितना, फैराड पर मीटर। तो वैल्यू होता है इतना, और यूनिट ये वाला भी लगा सकते हैं आप, फैराड पर मीटर वाला, है ना, फैराड पर मीटर। तो देखो यहां पर हमारा आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है, ओके। 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं प्यारे। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। कितना आसान है यार, कितना आसान है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, अभी तो बताए हैं, P बराबर Q × 12, और Q × 12 का होता है इसका कुलम्ब, और इसका होता है मीटर। कुलम्ब मीटर कहां है, कुलम्ब मीटर कहां है, यहां है, बी पे मारो, इसको खत्म करो खत्म करो खत्म करो, समझ रहे हो बात को। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20, द एसआई यूनिट, ओहो द एसआई यूनिट, अभी तो पहला वाला ही सवाल है, रिपीट रिपीट रिपीट। E बराबर F/Q, पढ़ा, F हो गया न्यूटन, और ये हो गया कुलम्ब, कर लिया, अपने से करना चाहिए पहले, कुलम्ब को ऊपर भेजो, कुलम्ब पर भेजो, तक इतना आसान को इतना भारी बनाते सर, अरे आसानी है, हल्ला करें खाली हम, इतना आसान है ना। आ जाओ, 1 स्टैट कुलम्ब कितना कुलम्ब के बराबर होता है, 1 स्टैट कुलम्ब कितना कुलम्ब के बराबर होता है। तो आपको यहां से देखना है कि 1 स्टैट कुलम्ब कितना कुलम्ब के बराबर होता है। तो याद रखिएगा, 1 स्टैट कुलम्ब 3 गुना 10 के पावर 9 कुलम्ब के बराबर होता है, 1 स्टैट कुलम्ब। समझ गए बात को। तो यहां से आप इसको आराम से कर सकते हैं, और यह है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद ESU, अरे ESU और स्टैट कुलम्ब एक ही होते हैं, दोनों सीरीज यूनिट होते हैं, है ना। ये होता है आपका ESU, स्टैट कुलम्ब का ही भाग है, इसी को कहा जाता है स्टैट कुलम्ब। और एक स्टैट कुलम्ब जो होता है, एक कुलम्ब चार्ज जो है कितना के बराबर हो जाएगा, 3 गुना 10 के पावर 9 के। तो यहाँ पर हम बोलेंगे 3 गुना 10 के पावर 9, ठीक है ना। तो एक स्टैट कुलम्ब बराबर, एक सेकंड, थोड़ा सा पिछले वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। पिछले वाले क्वेश्चन में ये भी तो सर स्टैट कुलम्ब ही है, स्टैट कुलम्ब में मतलब ये भी तो ESU ही है, और एक ESU में कितना कुलम्ब हो जाएगा, तो एक ESU में हो जाता है 1/3 गुना 10 के पावर -9, ताकि ये इधर जब जाएगा तो 3 गुना 10 के पावर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर हो जाएगा D। और अब 22 में थोड़ा आ जाओ, और 22 में जब तुम आओगे तो 22 का आंसर हो जाएगा 1 कुलम्ब चार्ज इज इक्वल टू 3 गुना 10 के पावर 9 ESU, है ना। इतना ये है 22, और 22 के बाद आ जाएगा 23, द स्पेसिफिक चार्ज। अच्छा, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज जो होता है ये होता है चार्ज अपॉन मास, बस
किसी भी चीज का अगर आपको स्पेसिफिक चार्ज निकालना हो तो चार्ज को मास से डिवाइड कर दो। ये किसके लिए पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लीजिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लिए, इलेक्ट्रॉन का मास ले लीजिए, इलेक्ट्रॉन का मास ले लिए और दोनों का भागा दे दीजिए। दोनों का भागा दे दीजिएगा तो 1.8 × 10⁻11 कूलम्ब पर केजी, यहाँ पे ये वाला चीज आ जाएगा। तो देखो कौन सा आंसर है आपका, यहाँ पर हमारा छर, यहाँ पर हमारा छर आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है ना। चलिए, बहुत ही आसान सवाल आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। 24 नंबर, विच इज स्केलर क्वांटिटी, कौन सा स्केलर है? चार्ज स्केलर है, स्केलर नहीं है, स्केलर। कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू चार्ज अपन पोटेंशियल। अरे भाई चार्ज भी स्केलर, पोटेंशियल भी स्केलर, तो कैपेसिटेंस भी स्केलर, पोटेंशियल भी स्केलर, तो सब स्केलर है। तो हमारा आंसर कौन होगा? ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, है ना, सारे स्केलर है इसमें। ओ हो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वहीं ई क्या होता है? F/Q होता है। अरे भाई कौन सा फॉर्मूला होगा? FB होगा। सर इतना आसान सर, अब ये सारे पूछे हुए सवाल है भैया, बिहार सरकारी ऐसा पूछ रहा है तो मुझे क्या, है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से दिखाते हैं और ये होता है चार्ज अपॉन एरिया। ये क्या होता है? टोटल चार्ज ले लो और जितना एरिया पर इसको आपने दिया हुआ है वो ले लो, भागा दे देना, तुम्हारा आ जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे? देखो तो भैया इतना आसान सवाल, ए नंबर ऑप्शन इसका। यहां पे आओ, द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ऐसे तो कूलम्ब्स लॉ ये होता है Q1 Q2/r², ये होता है। लेकिन चूंकि अब जब आप करने के वाले हो, आप इसको करने वाले हो वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में आप जब इसको करने वाले हो तो आप क्या करोगे? अभी वेक्टर फॉर्म में करने के लिए हम इसमें करेंगे ये दोस्त कि अभी ये केवल मैग्नीट्यूड है, मुझे इसका डायरेक्शन देना है, मुझे इसको डायरेक्ट करना है। तो डायरेक्ट कैसे करोगे? इसका डायरेक्शन कैसे दिखाओगे? तो इसका डायरेक्शन दिखाने के लिए मैंने आपको प्रूफ किया हुआ है। यहाँ पे हमने वेक्टर आर दिया हुआ था और फिर यहाँ पे हम लोगों ने एक आर से मल्टीप्लाई कर दिया था, है ना। तो जो भी डायरेक्शन होता है इसका ध्यान दीजिएगा, ये आप वेक्टर दोगे तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किधर? इधर रेडियस के डायरेक्शन में, और रेडियस के डायरेक्शन में जब करोगे तो ये तो केवल डायरेक्शन है। अब इसका डायरेक्शन में अगर आर से गुना और आर से भागा कर दे तो ये वेक्टर आर बन जाएगा। तो अब देखो 1/4πε0 Q1 Q2/r² और आर मिलके RQ और यहाँ पर बन गया r कैप और आर मिलके वेक्टर आर। देखो कौन सा हो जाएगा? देखो कौन सा हो जाएगा? और ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ 1/4πε0, द वैल्यू ऑफ 1/4πε0 इज 9 × 10⁹ कूलम्ब पर मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये तो बहुत आसान है सर, ये तो बहुत आसान है। 29, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो आप लोगों को देखते देखते कर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, कौन सा फॉर्मूला मतलब कौन सा रिलेशन करेक्ट है? बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे सवाल पूछा भाई, वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो वैसे ऐसे कर लो, है ना, वेक्टर फॉर्म में दिया तो ऐसे कर लो। देख लो कौन सा है इसका। ये 4 सवाल तो मुझे मिल चुके हैं अभी तक, इस पे 4 सवाल मुझे मिल गए ऐसे। अभी यहाँ पे देखो, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन डाइपोल मोमेंट, नो 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 नो, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। व्हाट? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कितने बार मैंने अभी इस पीछे भी रिपीटेड सवाल है ये, Q × 12, Q का हो गया कूलम्ब और इसका हो गया मीटर। कूलम्ब मीटर ढूंढ लो, ये सेंटीमीटर नहीं है मेरे दोस्त, कूलम्ब है, जबकि आपको ये बड़ा सी होगा और ये छोटा, है ना, ये ध्यान दीजिएगा, कूलम्ब मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है। सो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा कूलम्ब मीटर। 31 को देखा जाए दोस्त, 31 पे क्या होगा? अगर 31 की मैं बात करूं, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? एप्सिलॉन आर। और रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है दोस्त, आप लोगों ने देखा होगा, ये वाली चीजें आप लोगों ने पढ़ी होगी, ε/ε0 हो जाएगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी इन मीडियम बाई परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, तो ये आपका हो जाएगा ε/ε0 और ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? क्लियर सर। तो चलिए दोस्त, अभी हम बढ़ेंगे खूबसूरती से आगे और क्वेश्चन नंबर 32 मेरा मिलेगा। 32 क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ चार्ज इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ, अभी तो मिला ना सिग्मा Q/A, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। और हमको दिख रहा है ये बी में, आपको दिख रहा है क्या? आपको दिख रहा है तो आप भी देख डालो, आपको दिख रहा है तो आप भी देख डालो और इसको अभी कभी करेक्ट मार डालो, है ना। ओके ठीक है। 32 के बाद सर 33 में आते हैं। 33 नंबर क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन
चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। द वैल्यू ऑफ फोर्स, देखो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी यूनिट चार्ज पे फोर्स लगता है वो तो ये 5वां सवाल इसका मिल रहा है। तिरछा तिरछी गुना करोगे तो ये बटा क्यू इंटू ई हो जाएगा। बस सर दूसरा क्वेश्चन नहीं मिल रहा था क्या आपको, ये क्यू इंटू ई हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 1। नहीं मिल रहा था। अगले वाला जो कल हम क्वेश्चन का डिस्कशन डालने वाले हैं बेटे वो होने वाला है तुम्हारा जो सेंटअप टेस्ट आज हुआ है उस सेंटअप टेस्ट का डिस्कशन है ना। तो सेंटअप टेस्ट का पेपर अपने पास रखो और तैयार हो जाओ। हो सकता है कि हम उसको 10-11 बजे के पहले ही डाल दें, है ना, चांसेस है, नहीं तो शाम में तो पक्का डालेंगे। द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वाटर होता है 80। याद रखिए इसको, याद रखिए, भूलिए मत इसको, है ना। बहुत बार पूछा हुआ है कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना होता है पानी का, तो पानी का होता है 80। आप इसको याद रख लो, है ना। 35 पे आओ। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इज नॉट पॉसिबल रिलेशन Q इज इक्वल टू N। ये तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से लिया गया है और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि जब भी किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर चार्ज ट्रांसफर होगा, जब भी किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे दोस्त चार्ज ट्रांसफर होता है तो वो चार्ज जो होता है मेरे प्यारे, वो चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज होता है। और इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि जो ये n है ये नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये हमेशा इंटीजर होगा। इंटीजर का मतलब इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अब देखो ध्यान से, इंटीजर का मतलब फ्रैक्शन होगा नहीं डेसिमल होगा। तो देखो तो ये फ्रैक्शन है, नहीं सर फ्रैक्शन नहीं है। ये फ्रैक्शन है, नहीं सर नहीं है, नहीं डेसिमल है। ये देखो ये फ्रैक्शन डेसिमल में है तो हमारा ये पॉसिबल नहीं है। कभी भी n का वैल्यू, जब आप ये वाला रिलेशन फॉलो कर रहे हैं तो ये वाला रिलेशन फॉलो करते समय कभी भी n का वैल्यू ना ही डेसिमल में होगा और ना ही फ्रैक्शन में होगा। जब होगा इंटीजर होगा, जब होगा फुल नंबर होगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन हो चुका। क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इन एयर, रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू एयर के लिए। तो याद रखिएगा रिलेटिव परमिटिविटी का जो वैल्यू होता है एयर के लिए आपका हो जाएगा 1। किसके लिए हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि हवा किसी तरह का, रिलेटिव परमिटिविटी पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा। परमिटिविटी है क्या, परमिटिविटी जो होता है वो है कि दो चार्ज के बीच में जाओ और फोर्सेस को क्या कर दो, कम कर दो। तो हवा नहीं करता, हवा कम नहीं करता, जो वैक्यूम होता है वही हवा में भी होता है। तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 37 नंबर क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ चार्ज धत्तेरी की Q बराबर IT होता है फार्मूला, Q का हो गया A और इसका हो गया T। तो AT कहाँ है, ऑप्शन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर बहुत ही आसान था। 38 पे आ जाओ, बहुत तेज जा रहे हैं सर, इतना आसान सवाल पे टाइम दे के भी क्या करेंगे हम। वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट है, बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर। अभी बताओ भाई, वोल्ट पर मीटर ये है वोल्टेज dV/dx। यहाँ पे अगर आप केवल माइनस लगा दोगे तो E आ जाएगा, माने E बराबर माइनस dV/dx। ये वाला रिलेशन आप जानते हैं, यानी कि E का, अभी मैंने पहले वाले किसी क्वेश्चन मैंने इसका डिस्कशन करा था कि वोल्ट पर मीटर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जी, D नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, 39 पे आ जाओ। और 39 यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, वाह सी बराबर एप्सिलॉन टू डी बाई डी। देखो ऐसा क्यों जान गया कि आपको यहीं लगाना है। ऐसा मैं इसलिए जान गया कि मुझे यहीं लगाना है क्योंकि फैराड के बारे में डिस्कशन हुआ है। फैराड जब होगा तब कैपेसिटेंस का डिस्कशन आ ही जाएगा। ये भी मैंने पहले बता रखा आपको। एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो जाएगा, C इंटू डी बाई ए। सी का हो जाएगा फैराड और डी का हो जाएगा मीटर और ये का मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर खत्म, फैराड पर मीटर देख लो कहां है, फैराड पर मीटर, मीटर के ऊपर भेजोगे फैराड मीटर इनवर्स और हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ओके सर।